वे मुझे परियों वाली लाइटों के नीचे बने छोटे से लकड़ी के स्टेज पर खड़ा करके रख चुके थे। नीचे करीब 50 लोग थे, सबके चेहरे मेरी तरफ, जैसे मैं कोई शो का हिस्सा हूं। मेरी बेटी झनवी की हथेली मेरे कंधे पर थी, लेकिन उसमें ममता नहीं थी, वो पकड़ थी। मेरा बेटा कुणाल एक मोटी फाइल ऐसे पकड़े था जैसे किसी क्लाइंट की डील बंद करनी हो, और मेरा दामाद रोहित चमकता हुआ, सजा धजा, माइक पकड़कर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कैमरा चल रहा हो। उसने वही लाइन बोली जिसने मेरे घुटने ढीले कर दिए। और अब मम्मी जी भी आज ही परिवार के इस इन्वेस्टमेंट में हिस्सा डालेंगी, अभी, ताकि उन्हें फिर से परिवार में शामिल किया जा सके। मैंने के लिए परिवार के साथ में 68 साल की थी, अपनी पेंशन के पैसे से खरीदी हुई एक साधारण सी मरून साड़ी में, और उसी पल मुझे बहुत साफ समझ आ गया। मुझे यहाँ प्यार से नहीं बुलाया गया था, मुझे यहाँ मेरे पैसों के लिए बुलाया गया था, और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं साइन कर दूँ। आगे क्या हुआ बताने से पहले एक बात बताइए, आप अभी कहाँ से सुन रहे हैं? अपना शहर कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपने भी कभी परिवार को प्यार के नाम पर पैसे का जाल बिछाते देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये कहानी आपको सिखाएगी कि बिना चिल्लाए, बिना टूटे अपनी इज्जत कैसे बचाई जाती है। मेरा नाम मीरा शर्मा है, और 17 साल से मेरे अपने बच्चे मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं उनके लिए कभी थी ही नहीं। 17 साल जहाँ मेरे कॉल घंटी बजते बजते कट जाते थे। 17 साल जहाँ मैं मेरे कार्ड करते थे, मेरी नाम मेरे कार की, जहाँ मेरे कट पर करते थे, जन्मदिन पर मैसेज करती, त्योहार पर शुभकामनाएं भेजती, और सामने से बस सन्नाटा मिलता। मैंने गिफ्ट भेजे, कभी बच्चों के लिए किताबें, कभी झनवी के लिए साड़ी, कभी कुणाल के लिए घड़ी, और बदले में एक थैंक यू तक नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई मम्मी पहुंच गया नहीं, कुछ नहीं। पहले मैं खुद को दोष देती थी, शायद मैं ज़्यादा पूछती हूँ, शायद मैं पुराने ज़माने की हूँ। यही शब्द वे बोलते थे जब मैं बस इतना कहती थी, बेटा कैसी हो? बच्चों को मेरी याद आती है क्या? मैं आ जाऊँ? पुराने ज़माने की, जैसे प्यार की एक्सपायरी डेट होती है। मैं पुणे की एक पुरानी सोसाइटी में एक छोटे से एक बेडरूम फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरे पति के जाने के बाद मैंने हमारा बड़ा घर बेच दिया था, क्योंकि मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। सीढ़ियाँ, मरम्मत, टैक्स, सब। मैंने यह छोटा फ्लैट लिया, और जो पैसे बचे उन्हें अपनी सुरक्षा बनाया। शौक नहीं, सुरक्षा। दवाइयों के लिए, अस्पताल के लिए, और उस दिन के लिए जब मेरे हाथ कांपेंगे और मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हर सुबह मैं चाय बनाती, पर्दा हटाती और दीवार पर लगी वही पुरानी तस्वीरें देखती। झनवी स्कूल की यूनिफॉर्म में, 2 चोटियाँ, कुणाल हाथ में क्रिकेट बैट, बड़े बड़े दांत दिखाता हुआ, और मेरे पति जिसकी एक मुस्कान से घर सुरक्षित लगता था। और हर सुबह वही सवाल मेरे सीने में पत्थर बनकर बैठ जाता, मैं कब से इनके लिए बेकार हो गई? जिस दिन सब बदला वो बुधवार था, आम सा दिन। मैं पार्क से वापस आई, कपड़े की थैली में भिंडी, टमाटर, थोड़ा धनिया। वॉचमैन ने सिर हिलाया। सोसाइटी में बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरे पोते पोतियां भी कहीं ऐसे ही खेलते होंगे, जिन्हें मैंने ठीक से देखा तक नहीं। बस एक धुंधली फोटो जो किसी रिश्तेदार ने सालों पहले भेज दी थी। उसके बाद तो मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया गया। मैं उन फोटोज़ को जूम करके देखती रहती थी, जैसे जूम करने से रिश्ते पास आ जाते हों। मेलबॉक्स में एक लिफाफा पड़ा था, मोटा, महंगा, सोने सी प्रिंटिंग। मेरा नाम साफ साफ लिखा था। मेरा हाथ कांपने लगा, क्योंकि उम्मीद, जब बहुत सालों से भूखे हों तब उम्मीद भी दर्द करती है। मैंने खोलकर देखा, एक इनविटेशन, जनवी का बर्थडे, शनिवार शाम, ड्रेस कोड फॉर्मल, लोकेशन दिल्ली, छतरपुर का एक फार्म हाउस। मैंने उसे बार बार पढ़ा, किसी पर्सनल लाइन की तलाश में। मम्मी प्लीज़ आ जाना, मुझे आपकी याद आई। कुछ नहीं, कोई हाथ से लिखा नोट नहीं, कोई सॉरी नहीं, बस एक कार्ड जो ऐसा लगा जैसे किसी इवेंट कंपनी ने छापा हो। फिर भी मेरी आंखें भर आईं। मीठा लगा इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि 17 साल के सन्नाटे के कार्ड की बाद इतनी ठंडी सी बुलाहट भी
बारिश जैसी लगी। मेरा मन तुरंत कहानी बुनने लगा। शायद उसने सोचा होगा, शायद अब बदल गई होगी, शायद बच्चे होंगे वहाँ, शायद मुझे पहली बार नानी बुलाने वाला कोई मिलेगा। मैं अगले 3 दिन ऐसे तैयार हुई जैसे कोई परीक्षा हो। मैंने अपनी पुरानी साड़ियों का संदूक निकाला। ज़्यादातर बहुत सिंपल थीं। मैं वहाँ भीख मांगने वाली नहीं दिखना चाहती थी, मैं बस गरिमापूर्ण दिखना चाहती थी। तो मैंने लाजिमी सी एक मरून साड़ी खरीदी, पतली सी गोल्ड बॉर्डर के साथ। दुकान वाले ने कहा, आंटी, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए, पर दिल बोल रहा था ये मौका है। फिर मैंने गिफ्ट लिया। बहुत बड़ा नहीं, पूजा का छोटा सा चांदी का दिया सेट जिस पर झनवी के नाम के अक्षर खुदवाए। पैकिंग ऐसी कि जैसे रिश्ता भी पैक हो जाए। मैं उसे घर ऐसे लेकर आई जैसे यह मेरी जिंदगी को जोड़ देगा। शनिवार को मैंने धीरे धीरे तैयार होना शुरू किया। हल्का पाउडर, छोटी बिंदी, माँ का दिया हुआ मोती। आईने में खुद को देखा। बाल सफ़ेद, आंखों के पास झुर्रियाँ, चेहरे पर थकान, जो जवान लोग नहीं समझते। पर मेरे अंदर अब भी एक चीज़ थी जो टूटने से मना करती थी। मैंने कैब बुक की, क्योंकि रात में लंबा सफ़र अकेले नहीं करती। हाथ कांपते हैं कभी कभी, आंखें भी साथ नहीं देती। रास्ते में मैं अपने मन में लाइनें दोहरा रही थी। हैप्पी बर्थडे बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या मैं बच्चों से मिल सकती हूँ? ये लाइनें किसी माँ को रटना नहीं चाहिए, पर मैं अपनी ही बेटी से बात करना भूल चुकी थी। फार्म हाउस बड़ा था, ऊंचा गेट, गार्ड, चमकती गाड़ियाँ, म्यूजिक बाहर तक। मैं इनविटेशन पकड़े बाहर रुकी तो एक आदमी ने पहले मेरी साड़ी देखी, फिर कार्ड, और फिर अचानक उसका चेहरा। ठीक है, अंदर जाइए वाला हो गया। अंदर एक रास्ता था, लालटेन, लाइट्स और फिर एक बगीचा लोगों से भरा हुआ। बूफे, लाइव बैंड, वेटर, हंसी, ग्लास की खनक, सब कुछ परफेक्ट। और मुझे लगा मैं किसी और की फिल्म में आ गई हूँ। फिर मैंने उसे देखा, झनवी, मेरी बेटी, अब 40 के पार, बाल सेट, कपड़े चमकदार, ऐसे दोस्तों के बीच जिनके चेहरे पर कभी राशन की लाइन नहीं दिखी होगी, वो हंस रही थी। एक सेकंड को मेरी आंखों में उसकी बचपन वाली छवि आ गई। मेरे पैर अपने आप चल पड़े। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी हंसी रुक गई। फिर वही सोशल स्माइल लौट आई। बेटी वाली नहीं, पोस्ट वाली। मम्मी, आप आ गईं, उसने कहा और हवा में मेरे गाल के पास किस कर दी। गले लगना नहीं, बस दिखावा। सब लोग, ये मेरी माँ है। उसने अपने ग्रुप को ऐसे बताया जैसे कोई पुराना फ्रेम दिखा रही हो। सबने बस सिर हिलाया। किसी ने कहा, नहीं आंटी, बैठिए हमारे साथ। झनवी की नज़र मेरे ऊपर से निकलकर भीड़ में चली गई। एंजॉय कीजिए, ठीक है, कहकर वो चली गई। और मुझे तुम्हारी याद आई तक नहीं बोल पाई। मैंने इधर उधर देखा, कुणाल कहाँ है? वो बार काउंटर के पास खड़ा था, सूट में, महंगी घड़ी, दाढ़ी ट्रिम। मेरा बेटा। उसने मुड़कर देखा, हमारी आंखें मिली। मैंने सोचा अब वो मुस्कुराएगा, अब शायद कहेगा माँ, लेकिन वो ऐसे नज़र घुमा गया जैसे मैं गलत नंबर वाली अजनबी हूँ। उस पल ने मेरे 17 साल के सारे दर्द को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये दर्द अब प्राइवेट नहीं रहा, ये पब्लिक हो गया। मैंने किनारे एक कुर्सी ढूंढी। वेटर ने ड्रिंक ऑफर किया। मैंने बस इसलिए ले लिया ताकि हाथ खाली न रहे। मेरा गिफ्ट बैग में भारी पड़ा था, जैसे मजाक हो। मैं आसपास परिवारों को देख रही थी, हंसते, बात करते, एक दूसरे के कंधे छूते, और मेरे सीने में कुछ चुभा, इतना कि मुझे सांस धीमी करनी पड़ी, वरना मैं वहीं रो देती। फिर मेरे मन ने मुझे तड़पाने के लिए यादें खोल दी। वो रातें जब मैंने कपड़े सिलकर पैसे बचाए, वो सुबह जब मैंने दोनों के टिफ़िन में अचार की खुशबू डालकर भेजा, वो दिन जब मेरे पति चले गए और कुणाल मेरे पास सोया, क्योंकि उसे डर था मैं भी चली जाऊंगी। वो रात जब झनवी को निमोनिया हुआ था और मैं 3 दिन हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठी रही, उसके सिर पर हाथ फेरती रही।
मैंने कभी उन्हें नहीं छोड़ा, कभी नहीं। उन्होंने मुझे धीरे धीरे छोड़ा। पहले कॉल कम हुए, फिर बहाने बढ़े, फिर त्योहार बिना मैसेज के बीतने लगे, फिर ब्लॉक, फिर सन्नाटा। तभी म्यूजिक थोड़ा तेज हुआ और मैं देखती, खू रोहित स्टेज पर चढ़ रहा है। माइक लेकर 2 बार टैप करता है। गुड इवनिंग, वह चौड़ी मुस्कान के साथ बोला। आज मेरी खूबसूरत वाइफ का बर्थडे है। लोग चीयर करने लगे। झनवी स्टेज पर किसी रानी जैसी चली आई। कुणाल भी आया, वही ब्राउन फोल्डर हाथ में। मेरा पेट कस गया। बर्थडे पार्टी में फोल्डर, रोहित ने फैमिली, टुगेदरनेस, लेगेसी जैसे बड़े शब्द बोले, मीठे शब्द जो अक्सर लोग चाकू पर शहद लगाकर बोलते हैं। हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहे हैं, रोहित बोला। हम गोवा के पास एक हॉलिडे विला खरीद रहे हैं। पूरा परिवार वहाँ मिलेगा। बच्चों की यादें बनेंगी। सब तालियां बजाने लगे। मेरा दिल नहीं बजा। मेरा दिल ने पूछा, कौन सा परिवार? मैं कब से परिवार बन गई? फिर झनवी ने भीड़ में मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, ज्यादा चौड़ी, नकली। मम्मी, उसने जोर से बुलाया ताकि सब सुने। स्टेज पर आइए ना, शर्माइए मत। 50 चेहरे मेरी तरफ। मेरे पैर भारी थे, पर मैं उठी, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यही सिखाया गया था, सीन मत बनाओ। मैं स्टेज की तरफ चली और लकड़ी की सीढ़ियों पर मेरी चप्पल की आवाज़ भी मुझे ताने जैसी लगी। ऊपर पहुंची तो झनवी ने फिर कंधे पर हाथ रखा टाइट, जैसे मुझे वहीं बांध दे। रोहित ने माइक में कहा, और मम्मी जी भी इस इन्वेस्टमेंट में हिस्सा डालने वाली हैं। मैं झपक गई। हिस्सा? मैंने धीरे से पूछा। कुणाल ने फोल्डर खोलकर पेपर्स निकाले। पहले से क्लिप लगे, पहले से मार्क हुए। वो बेटे की तरह नहीं, वकील की तरह बोला। माँ, सिंपल है, सब मिलकर फंड डालेंगे। सोमवार को टोकन जाना है, आप आज ही ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा डील है। मेरे मुंह का पानी सूख गया। झनवी मेरे कान के पास झुककर बोली, मम्मी, कंफ्यूज मत बनिए। पापा का घर बेचकर जो पैसा आया था वही यहाँ डाल दीजिए, फिर आपका भी स्टेक होगा। आप आ सकेंगी, बच्चों से मिल सकेंगी। और तभी मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर लॉक की तरह क्लिक हुई। इनविटेशन, अचानक, फैमिली, स्टेज, लोग। इन्हें मैं नहीं चाहिए थी, इन्हें मेरा सेफ्टी नेट चाहिए था। वो पैसा जो मेरी बुढ़ापे की दवा है, वो पैसा जो मेरा सहारा है। कुणाल ने पेन आगे सरका दिया। बस साइन कर दीजिए, फिर हम आरटीजीएस कर देंगे। आपका फ़ोन दीजिए ओटीपी के लिए। मैं कर देता हूँ। ओटीपी शब्द ने मुझे अंदर तक हिला दिया। भारत में हर कोई जानता है ओटीपी आपकी चाबी है। ओटीपी दिया और पैसा चल पड़ा। मैंने पेपर्स पर नज़र डाली और एक लाइन ने मेरा खून ठंडा कर दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट फॉर्म नहीं था, ये कंट्रोल था। इसका मतलब मेरी तरफ से फैसले वे कर सकते हैं। मेरे पैसे पर हाथ उनका हो सकता है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग अजीब तरह से शांत हो गया, क्योंकि अब मैं अंदाज़ा नहीं लगा रही थी, अब मैं देख रही थी। झनवी ने कंधा और जोर से दबाया। मम्मी, साइन कर दीजिए, सब देख रहे हैं। वो फुसफुसाई और चेहरे पर मुस्कान, लोगों के लिए। रोहित माइक में हंसा, जैसे ये प्यारा पल हो। आंटी जी, इमोशनल मत होइए, बच्चों के लिए है, उसने कहा। मैंने कुणाल का चेहरा देखा। उसमें प्यार नहीं था, बस जल्दबाजी थी, बस हिसाब किताब था। फिर मेरे बैग में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक छोटा सा झटका, फिर दूसरा। मैंने आदतन फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर बैंक का मैसेज चमक रहा था। योर ओटीपी फॉर ट्रांजैक्शन इज़। मेरा सांस रुक गया। उन्होंने मेरे साइन करने से पहले ही ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया था। कोई पहले से मेरी अकाउंट से ट्रांसफ़र लगाने की कार्य करे कोशिश कर चुका था। और अब वो स्टेज पर, सबके सामने, मुझसे ओटीपी मांगने वाले थे, जैसे मैं कोई बेबस बूढ़ी औरत हूँ जिसे कुछ समझ नहीं आता। मैंने धीरे धीरे आंखें उठाईं अपने बेटे, अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ। मेरी आवाज़ चीख नहीं बनी, वो एकदम शांत नुकीली लाइन बनी। मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किसने शुरू किया? और उनके चेहरे का रंग जिस तरह बदला, उसी ने जवाब दे दिया।
मेरे सवाल के बाद वहाँ 1 सेकंड के लिए हवा भी रुक गई, जैसे बैंड की धुन भी डर गई हो। जानवी की उंगलियां मेरे कंधे पर और कस गईं। कुणाल ने फाइल थोड़ा ऊपर उठा ली, जैसे वो अभी भी उम्मीद कर रहा हो कि मैं बस ओह सॉरी बोलकर पेन पकड़ लूंगी। रोहित ने माइक की तरफ झुककर हंसी में बात दबाने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो बैंक वाला मैसेज होगा, नॉर्मल है। लेकिन उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो माइक के शोर से नहीं छुपी। मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन सबके सामने नहीं घुमाई, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने वहाँ ही चीख चिल्लाकर सीन बनाया तो वो मुझे इमोशनल बूढ़ी साबित कर देंगे। और अगर मैंने ओटीपी दे दिया तो मेरी सारी जिंदगी की कमाई 1 नंबर बनकर उड़ जाएगी। मैंने बस इतना कहा, धीमे पर साफ, ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं होता और मैं यहाँ कुछ भी साइन नहीं करूँगी। नीचे भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ मुस्कानें फीकी पड़ गईं। रोहित की आवाज़ मीठी रही, लेकिन उसके शब्द तेज थे। आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस आपको साथ लेना चाह रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि पैसे वाले लोग जब साथ बोलते हैं तो कई बार उसका मतलब होता है हमारे साथ अपना पैसा जोड़ो। जानवी ने दांत भींचकर फुसफुसाया, मम्मी प्लीज़, घर की बात घर पर। मैंने उसी की आंखों में देखकर कहा, घर की बात? 17 साल में तुमने मुझे एक बार भी घर नहीं बुलाया और आज तुमने मुझे स्टेज पर बुलाया क्योंकि नीचे 50 लोग हैं। कुणाल ने तुरंत बीच में काटा, माँ आप ड्रामा मत कीजिए, बस फ़ोन दीजिए, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप आराम से रहिए। मैंने अपना फ़ोन अपनी मुट्ठी में और कस लिया। फ़ोन किसी को नहीं दूंगी और आप लोग मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? कुणाल की पलकों में एक झटका आया, बस एक, और वही झटका मेरे लिए सबूत था। वो सच में कोशिश कर चुके थे। रोहित ने माइक नीचे किया और बिना माइक के बहुत धीमे मेरे पास आकर बोला, अभी आप ना बोल देंगी तो इज्जत जाएगी। सोचिए लोग क्या कहेंगे। मैंने मन में सोचा, इज्जत मेरी जाएगी या तुम्हारा खेल पकड़ा जाएगा। और फिर मैंने वही किया जो 17 साल में पहली बार किया। मैंने लोगों की परवाह करना बंद कर दिया। मैंने स्टेज से एक कदम पीछे हटकर कहा, मेरी इज्जत तब गई थी जब मेरी बेटी ने मुझे अपने बच्चे के जन्म के बाद दरवाजे पर 5 मिनट खड़ा रखा था, आज नहीं। और मैं सीधा नीचे उतरने लगी। जानवी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। कुणाल ने नीचे आते ही मेरे रास्ते में आकर फुसफुसाया, आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, ये सबके सामने। मैंने उसकी बात काट दी, ये सबके सामने ही तुमने मेरा पैसा मांगा है, अब सबके सामने ही सुन लो, मैं कुछ नहीं दूंगी। मैंने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और तेज़ कदमों से उस लाइटों वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, पर मैंने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं पलटती तो मेरी आंखें भीग जाती और मैं नहीं चाहती थी कि आज वो मेरे आंसुओं को फिर से अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करें। गेट के बाहर मैं थोड़ी देर खड़ी रही। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग साफ था। पहली चीज़, बैंक। मैंने तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल किया। मेरे अकाउंट से अभी अभी ओटीपी आया है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, मैंने कहा। उधर से महिला ने पूछा, मैडम क्या आपने किसी को नेट बैंकिंग डिटेल या ओटीपी दिया? मैंने साफ कहा, नहीं, लेकिन किसी ने कोशिश की है, अभी ब्लॉक करिए। उसने मेरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत होल्ड पर डाल दिए, यूपीआई और नेट बैंकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी और कहा कि मैं कल शाखा में आकर लिखित शिकायत दूं। मैंने दूसरा काम किया, अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक बदला और बैंक ऐप का पासकोड बदला। तीसरा, मैंने अपने बैग में रखा पुराना कागज़ी पर्स टटोला, जिसमें मेरा पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी थी और वो पुराने डॉक्यूमेंट जिनसे उन्हें मेरा अकाउंट नंबर मिल सकता था। मुझे अचानक याद आया, कुछ साल पहले जानवी ने इमरजेंसी के नाम पर मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगी थी, कहकर कि टैक्स वाले काम में चाहिए। तब मैं माँ थी, शक नहीं करती। आज मुझे समझ आया, कुछ लोग माँ के भरोसे को भी डेटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैब आई, मैं बैठ गई। रास्ते भर मेरे कानों में वही शब्द घूम रहे थे, ओटीपी दीजिए। और मैंने खुद से कहा, मीरा, आज अगर तुमने सिर्फ ओटीपी बचा लिया तो तुमने अपनी बाकी जिंदगी बचा ली। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई।
पुणे लौटने की फ़्लाइट अगले दिन थी, पर उस रात दिल्ली में मुझे नींद नहीं आई। मैं होटल के कमरे में बैठी रही और एक एक चीज़ सोचती रही। मेरे पास कौन कौन से कागज़ हैं, मेरे नॉमिनी कौन है, मेरी वसीयत है या नहीं, मेरे बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, मेरे अकाउंट पर नेट बैंकिंग किसके ईमेल से जुड़ी है, और सबसे बड़ा सवाल, मेरे बच्चों को मेरे पैसों का इतना पता कैसे है। सुबह होते ही मैंने अपनी फ़्लाइट ली और सीधे पुणे पहुंचकर बैंक शाखा गई। मैंने मैनेजर से कहा, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरे साथ कल एक पब्लिक जगह पर प्रेशर में ट्रांसफ़र कराने की कोशिश हुई है, मुझे अपने अकाउंट को सुरक्षित करना है। उसने पहले तो बहुत सामान्य तरीके से कहा, मैडम, आपके पास तो ओटीपी जाता है, कोई बिना ओटीपी के। मैंने उसे बीच में रोककर धीरे से कहा, कभी कभी परिवार ही ओटीपी लेने की कोशिश करता है साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरे अकाउंट में ये बदलाव हो। मैंने 3 चीज़ें लिखित में दी। पहली, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत कम कर दो और बड़े ट्रांसफ़र के लिए केवल ब्रांच में आकर साइन के बाद ही अनुमति हो। दूसरी, मेरे अकाउंट में कोई भी नया बेनिफिशियरी जोड़ने पर 24 घंटे का कूलिंग पीरियड हो और मेरे नए नंबर पर कॉल करके वेरिफिकेशन हो। तीसरी, मेरे अकाउंट पर थर्ड पार्टी ऑपरेशन बिल्कुल नहीं, न कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, न कोई मैं माँ की तरफ से। जो भी होगा मेरे सामने होगा। मैनेजर ने मेरी उम्र, मेरा डर और मेरी आवाज़ की दृढ़ता देखकर इस बार गंभीरता से लिया। उसने कहा, मैडम, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, बहुत केस आते हैं। उस लाइन ने मुझे और सख्त बना दिया। बहुत केस आते हैं, यानी मैं अकेली नहीं हूँ। बैंक से निकलते ही मैंने एक और काम किया। मैंने एक स्वतंत्र वकील ढूंढा जो मेरे बच्चों के सर्कल से जुड़ा ना हो। कोई फैमिली फ्रेंड नहीं, कोई हमारे जानने वाले नहीं, एक साधारण सी ऑफिस जहां नाम बड़ा नहीं, काम साफ हो। वकील का नाम था अंजलि देशमुख। मैंने उसे सब बताया। 17 साल का सन्नाटा, अचानक बुलावा, स्टेज पर डॉक्यूमेंट, ओटीपी और पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी शब्द। अंजलि ने बिना नाटक किए बस एक बात कही, मीरा जी, आपने कल बहुत बड़ा खतरा टाल दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपने दे दिया होता तो बाद में आप चाहे जितना रोती, आपका पैसा आपके हाथ में नहीं रहता। फिर उसने मुझे एक एक चीज़ समझाई, बिल्कुल सरल भाषा में। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसे पूरा पढ़िए, खाली जगह हो तो उस पर लाइन खींचिए। किसी के कहने पर बस औपचारिकता है, मत मानिए। और ओटीपी, ओटीपी का मतलब है आपकी सहमति। जिस दिन आपने ओटीपी बोल दिया, उस दिन आप खुद ही ट्रांजैक्शन को हाँ कह देती हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, आपकी वसीयत है? मैंने सच कहा, नहीं। मैंने सोचा था बच्चे ही हैं। अंजलि ने मेरी तरफ देखा। बच्चे होना और भरोसे के लायक होना अलग बातें हैं। वो बात मेरे दिल में चुभी, लेकिन झूठ नहीं थी। हमने उसी दिन मेरी वसीयत का ड्राफ्ट शुरू किया। मैंने पहली बार अपने मन की बात खुले में कही। मैं अपनी संपत्ति किसी ऐसे काम को देना चाहती हूँ जहाँ बूढ़े लोगों को सहारा मिले, जो माता पिता अकेले छोड़ दिए जाते हैं। अंजलि ने सिर हिलाया, यह आपका अधिकार है। उसके बाद हमने मेरे नॉमिनी बदले, बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, सब जगह। मैंने अपने बच्चों के नाम हटाए और एक ट्रस्ट एनजीओ का विकल्प रखा। साथ में एक भरोसेमंद व्यक्ति को एग्जीक्यूटर बनाया। अंजलि ने मुझे एक और सावधानी बताई, आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड में भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बदलें, कई बार लोग वहीं से पकड़ लेते हैं। मैं उसी दिन अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और अपने रिकॉर्ड अपडेट करवा दिए। शाम तक मैं थक गई थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ रो नहीं रही, मैं कुछ कर रही हूँ। उसी रात मेरा फ़ोन बजा, अनजान नंबर। मैंने उठाया नहीं। फिर दूसरा नंबर, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज, जानवी का, आपने हमें सबके सामने शर्मिंदा किया। आप हमेशा से ही ऐसी हैं, हम सिर्फ आपको साथ लेना चाहते थे। मैंने जवाब नहीं दिया। कुणाल का मैसेज आया, माँ, आप गलत लोगों की बात सुन रही हैं। हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, ये तो आपके लिए भी है। और उसी के नीचे एक लाइन, अगर आपने सहयोग नहीं किया तो बाद में पछताएंगी। ये पछताएंगी वाला शब्द मुझे डराने के लिए था, प्यार के लिए नहीं। अगले दिन मेरे सोसाइटी के वॉचमैन ने बताया कि कोई लोग मुझे ढूंढते हुए आए थे। मैडम, 2 लोग आए थे।
बोले आपके बच्चे हैं, पूछ रहे थे आप कब घर आएंगी। उसने कहा। मेरा गला सूख गया। यानी वे दिल्ली से पहले ही यह प्लान बनाकर आए थे कि अगर मैं ना बोलूं तो वे मुझे घर पर दबाएंगे। मैंने अंजलि को फ़ोन किया। उसने कहा, आपको सब कुछ लिखित में रखना है, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, विजिट, और अपने सोसाइटी ऑफिस में भी लिखित सूचना दे दीजिए कि बिना आपकी अनुमति किसी को भी आपके फ्लैट में प्रवेश न मिले। मैंने सोसाइटी मैनेजर को एक छोटा सा आवेदन दिया। मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आई, क्योंकि यह शर्म नहीं, सुरक्षा थी। 2 दिन बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पीप होल से देखा। रोहित, मेरे दामाद, उसके साथ एक और आदमी, शायद कोई ड्राइवर या कोई समर्थन। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अंदर से ही कहा, कौन? रोहित की आवाज़ मीठी थी। मम्मी जी, मैं रोहित, बस बात करनी है। मैंने कहा, जो बात करनी थी स्टेज पर कर ली, अब कृपया जाइए। उसने आवाज़ थोड़ा कड़ी की। मम्मी जी, आप हमें मजबूर मत कीजिए, ये फैमिली मैटर है। मैंने दरवाजे से पीठ टिकाकर कहा, फैमिली मैटर? फैमिली 17 साल से कहाँ थी? बाहर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आप अगर समझदारी दिखाएंगी तो आपको बच्चों के साथ टाइम मिलेगा, वरना आप अकेली रह जाएंगी। और उस वरना में धमकी थी। मैंने उसी पल अंजलि की सीख याद की। धमकी का जवाब भावुक होकर नहीं, नियम से दो। मैंने कहा, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। और सच में मैंने अपने फ़ोन में 112 डायल करने के लिए उंगली रख दी। बाहर कदम पीछे हटे। रोहित ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, हम तो। और फिर वह चला गया। उस रात पहली बार मुझे डर लगा, सिर्फ पैसे का नहीं, अपने ही लोगों का। लेकिन डर के साथ एक और चीज़ भी थी, हिम्मत, क्योंकि अब मुझे रास्ता दिख रहा था। अगले 1 हफ्ते में मैंने अपने कागज़ व्यवस्थित किए। मैंने पुराने कुरियर की रसीदें निकाली, जिनसे साबित होता था कि मैं सालों से गिफ्ट भेजती रही। मैंने कॉल लॉग के स्क्रीनशॉट लिए, जहां मेरे नंबर से दर्जनों कॉल गए थे और जवाब शून्य। मैंने मैसेज के स्क्रीनशॉट लिए, जन्मदिन, त्योहार, कैसे हो, सब। मैंने सब एक फोल्डर में रखा। मैं लड़ाई चाहती नहीं थी, लेकिन अगर वे लड़ाई लेकर आए तो मेरे पास सच तैयार था। और फिर शुक्रवार की दोपहर मेरे मेलबॉक्स में एक मोटा लिफाफा पड़ा था। ऊपर एक सील लगी थी। लीगल नोटिस शब्द मैंने पढ़ा और मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने लिफाफा हाथ में लिया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे कानों में वही सवाल गूंज रहा था, अब ये क्या नया खेल है? मैंने अपने फ्लैट के अंदर दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कोर्ट का समन था और अगली लाइन पढ़ते ही मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि मुझे 1 तारीख को अदालत में हाजिर होना है। मेरे ही बेटे ने मेरे खिलाफ मामला दायर कर दिया था। उस समन को पढ़कर मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। कागज पर कोर्ट की मुहर थी, तारीख थी और सबसे ऊपर मेरे बेटे का नाम, कुणाल शर्मा बनाम मीरा शर्मा। मेरे ही बेटे ने मेरे खिलाफ केस कर दिया था। उसमें लिखा था कि मैंने परिवार से संबंध तोड़कर मानसिक नुकसान किया, एक निवेश में सहयोग का वादा करके पीछे हट गई और अचानक दूरी बनाकर उन्हें आर्थिक नुकसान में डाल दिया। मैं कुछ देर बस उसे देखती रही, जैसे मेरी आंखें मानने से इनकार कर रही हों। फिर मेरे अंदर एक बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई मीरा फुसफुसाई, अब रोना मत, इस बार तैयार हो। मैंने उसी पल अंजलि को कॉल किया। उसने बस इतना कहा, घबराइए मत मीरा जी, ये ज़्यादातर दबाव बनाने की चाल है, लेकिन हम कोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हम जवाब देंगे और सबूत लेकर जाएंगे। अगले 2 दिन हमने उसी काम में लगाए। अंजलि ने मुझे समझाया कि समन का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही है। समन का मतलब सिर्फ यह है कि कोर्ट आपको सुनना चाहता है। उसने कहा, हम एक लिखित जवाब देंगे। उसमें साफ लिखेंगे कि आपने कोई कानूनी वादा नहीं किया, आपने किसी कागज पर साइन नहीं किया, और सबसे अहम बात, उन लोगों ने आपको सार्वजनिक जगह पर ओटीपी लेकर ट्रांजैक्शन कराने की कोशिश की। मैंने बैंक से लिखित में एक स्टेटमेंट निकाला कि उस रात मेरे अकाउंट पर एक ट्रांजैक्शन की कोशिश हुई थी।
और मैंने उसे रोकने के लिए तुरंत शिकायत की थी। बैंक मैनेजर ने मेरे लिए एक छोटा सा पत्र बना दिया जिसमें लिखा था कि ग्राहक ने अनाधिकृत ट्रांजैक्शन प्रयास की सूचना दी और सुरक्षा कारणों से डिजिटल ट्रांजैक्शन अस्थायी रूप से रोके गए। उस एक पत्र ने मेरे लिए बहुत कुछ मजबूत कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ मेरा बोलना नहीं था, ये रिकॉर्ड था। मैंने अपने सारे स्क्रीनशॉट प्रिंट कराए, कॉल लॉग, हैप्पी बर्थडे बेटा वाले मैसेज जिनका जवाब कभी नहीं आया, तुम ठीक हो वाले मैसेज, त्योहारों की शुभकामनाएं, सब। मैंने कुरियर की रसीदें भी लगाईं ताकि कोर्ट देख सके कि मैं सालों से रिश्ता निभा रही थी और दूसरी तरफ सालों से सन्नाटा था। अंजलि ने मुझे एक बात और सिखाई, जो मैं चाहती हूँ हर इंसान याद रखे। कोर्ट में सबसे तेज आवाज़ नहीं जीतती, कोर्ट में सबसे साफ रिकॉर्ड जीतता है। कोर्ट का दिन आ गया। मैं बहुत सुबह उठी, साड़ी नहीं पहनी। मैंने एक साधारण ग्रे सूट पहन लिया, क्योंकि मैं खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी और मैं बहुत सज धज कर भी नहीं जाना चाहती थी। बस साफ, सरल, सम्मान वाला रूप। सोसाइटी के नीचे ऑटो में बैठते वक्त मेरा दिल धक धक कर रहा था, पर मेरा मन अजीब तरह से शांत था, जैसे कोई डर खत्म होकर जिम्मेदारी बन गया हो। कोर्ट में भीड़ थी, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग चेहरों पर वही तनाव। अंजलि मेरे साथ थी। उसने मेरे हाथ में पानी की बोतल दी और कहा, जो भी हो, आप शांत रहना। जवाब छोटे, सच वाले। हम अंदर गए तो सामने कुणाल बैठा था अपने वकील के साथ। जनवी भी आई हुई थी, बहुत महंगे कपड़ों में, जैसे आज भी उसे दिखाना हो कि वो क्लास से है। रोहित पीछे बैठा था और हम, हाथ बांधकर, चेहरे पर वही नकली संयम, जैसे वो कोर्ट को भी मैनेज कर लेगा। मेरी तरफ किसी ने सीधे नहीं देखा, सिर्फ उनकी आंखों में एक बात थी, ये सच में आ गई। जज आए, सब खड़े हुए। फिर केस नंबर पुकारा गया। जज ने फाइल देखी और सीधे पहला सवाल पूछा, माँ के खिलाफ ये केस किस आधार पर है? कुणाल के वकील ने खड़े होकर लंबी कहानी शुरू की। उसने कहा कि मैं डिमांडिंग थी, हर समय ध्यान चाहती थी, उनके परिवार की शांति में दखल देती थी। फिर बोला कि पार्टी में मैंने सहमति दी थी और फिर गायब होने की धमकी दी, और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि टोकन का समय निकल गया। वो बहुत मीठी अंग्रेजी हिंदी में बोल रहा था, जैसे वो मुझे ही दोषी साबित करने के लिए शब्दों की मिठास बेच रहा हो। फिर उसने जनवी को गवाह के रूप में बुलाया। जनवी खड़ी हुई और वही मासूम सी आवाज़ बना ली जो लोग कैमरे के सामने बनाते हैं। उसने कहा, हम मम्मी को साथ लेना चाहते थे, हम चाहते थे कि वो बच्चों से मिले, पर उन्होंने सबके सामने हमें अपमानित किया। फिर हमारे फ़ोन ब्लॉक कर दिए, हमारे घर पर बात नहीं की और हम बहुत परेशान हुए। जज ने शांत स्वर में पूछा, परेशान हुए? पिछले कई सालों से आप लोग कितनी बार माँ से मिले? जनवी ने पल भर के लिए रुककर कहा, हम बिजी रहते हैं, पर हम संपर्क में थे। बस यही लाइन थी और यहीं से अंजलि ने अपना काम शुरू किया। क्रॉस एग्जामिनेशन में अंजलि ने सबसे पहले जनवी से बहुत आसान सवाल पूछा, पिछले 5 साल में आपने अपनी माँ को कितनी बार कॉल किया? जनवी ने कहा, मुझे याद नहीं। अंजलि ने तुरंत कॉल रिकॉर्ड की कॉपी कोर्ट को दी। माय लॉर्ड, यह रिकॉर्ड दिखाता है कि पिछले 5 साल में इस नंबर से एक भी इनकमिंग कॉल नहीं है। जनवी का चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ गया। अंजलि ने दूसरा सवाल किया, आपकी माँ ने जो गिफ्ट भेजे, क्या आपने कभी रिसीव होने की पुष्टि की? जनवी ने कहना चाहा, हमने, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। फिर अंजलि ने वो बम गिराया जो सबसे ज़रूरी था। माय लॉर्ड, पार्टी के दौरान मेरी क्लाइंट के फ़ोन पर बैंक ओटीपी आया था, जबकि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन शुरू नहीं किया। इसका मतलब किसी ने उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की। यह बैंक का लेटर है। कोर्ट रूम में हलचल हो गई। जज ने बैंक लेटर ध्यान से पढ़ा और फिर जनवी की तरफ देखा। आप लोग निवेश की बात कर रहे थे या उनके अकाउंट तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे थे? जनवी ने घबराकर कहा, नहीं, वो गलत समझ रही हैं। अंजलि ने कहा, गलत समझ? फिर पावर ऑफ अटर्नी शब्द पार्टी के पेपर में क्यों था? यह सुनते ही कुणाल के चेहरे पर एक झटका आया। उसके वकील ने तुरंत कहा, माय लॉर्ड,
वह ड्राफ्ट था, सिर्फ सुविधा के लिए। जज ने सख्ती से कहा, सुविधा के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी सीनियर सिटीजन से। जन्मदिन की पार्टी के स्टेज पर कोर्ट में कुछ लोग दबे हुए स्वर में हाय बोल बैठे। जज ने फिर कुणाल को खड़ा होने को कहा। आप वकील हैं? कुणाल ने धीमे से कहा, हाँ। जज ने पूछा, तो आपको सबसे बेहतर पता होना चाहिए कि किसी बुजुर्ग पर सार्वजनिक दबाव बनाकर साइन कराना कितना गलत है। और ओटीपी मांगना, ये तो सीधा धोखा है। कुणाल ने बचाव में वही पुरानी लाइन बोली, माय लॉर्ड, वो हमारी माँ है, हम बस। जज ने उसकी बात काट दी। माँ है इसलिए आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ है इसलिए आप उनके पैसे पर अधिकार समझते हैं। फिर अंजलि ने मुझे गवाही के लिए बुलाया। मैं खड़ी हुई, कसम ली, और मैंने सच वैसे ही बोला जैसे होता है, छोटे शब्दों में। मैंने कहा, मैंने 17 साल कोशिश की। मैंने कभी उनसे पैसा नहीं मांगा। मैंने सिर्फ बात मांगी। मैं किसी की जिंदगी में ज़बरदस्ती घुसना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं माँ हूँ। मैं पूछती रही। उस दिन स्टेज पर उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मेरी सुरक्षा मांगी, मेरे बैंक का नियंत्रण मांगा। और जब ओटीपी आया, मुझे समझ आ गया कि यह प्यार नहीं है, यह जाल है। जज ने मुझसे पूछा, आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि वे मुझे अकेला छोड़ दें। मेरा पैसा मेरा है, मेरा जीवन मेरा है, और मैं किसी के दबाव में कुछ नहीं करूँगी। जज कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने फैसला सुनाया। उनकी आवाज़ शांत थी, पर हर शब्द भारी था। यह मामला निवेश या भावनात्मक नुकसान का नहीं है। यह बुजुर्ग महिला पर दबाव बनाने और आर्थिक लाभ लेने की कोशिश जैसा प्रतीत होता है। वादी पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि प्रतिवादी ने कोई कानूनी वादा किया था। कोई साइन नहीं है, कोई वैध एग्रीमेंट नहीं है। इसके विपरीत बैंक रिकॉर्ड से अनधिकृत ट्रांजैक्शन प्रयास की आशंका सामने आती है। फिर उन्होंने साफ कहा, यह केस खारिज किया जाता है। और फिर वो लाइन आई जिसने मेरे अंदर की सारी जकड़न खोल दी। वादी पक्ष प्रतिवादी को परेशान करने के लिए आगे कोई संपर्क या दबाव नहीं बनाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह उत्पीड़न माना जाएगा। कुणाल के वकील ने कुछ कहने की कोशिश की, पर जज ने हाथ उठाकर रोक दिया। आप लोग वयस्क हैं, आपके पास अपने परिवार हैं, आपकी माँ के पास शांत रहने का अधिकार है। आप उसे सिर्फ तब याद नहीं कर सकते जब आपको पैसे चाहिए। झनवी रोने लगी। इस बार उसके आंसू सच भी हो सकते थे, पर मुझे अब सच और देर से आए एहसास में फ़र्क समझ आ गया था। कोर्ट खत्म हुआ। बाहर निकलते वक्त कुणाल मेरे सामने आ गया। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें गुस्सा था। आपने हमें सबके सामने। मैं रुकी नहीं। मैंने बस एक वाक्य कहा, तुमने मुझे 17 साल अकेला छोड़ा था। आज अदालत ने बस कागज़ पर लिख दिया। मैं ऑटो में बैठी और सीधे घर नहीं गई। मैं पहले मंदिर गई। बहुत बड़ा नहीं, बस पास का छोटा सा मंदिर। मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं। मैंने बस इतना कहा, धन्यवाद मुझे मेरी अक्ल वापस देने के लिए। फिर मैं घर आई और पहली बार महीनों बाद चैन की सांस ली। अगले हफ्ते अंजलि ने मुझे एक एक चीज़ फाइनल करवाई, वसीयत रजिस्टर कराई, नॉमिनी अपडेट हुए, बैंक में सीनियर सिटीजन सेफ्टी नोट लगा, और मैंने एक छोटा सा कदम और उठाया। मैंने पुलिस स्टेशन में एक साधारण सीएनसी दर्ज कराई कि मेरे साथ वित्तीय दबाव और ओटीपी लेने की कोशिश हुई थी, ताकि भविष्य में अगर कोई झूठा मामला बने तो मेरे पास पहले से रिकॉर्ड हो। यह कोई बदला नहीं था, यह सुरक्षा थी। कुछ दिन शांति रही। फिर एक दिन पोस्टमैन एक रजिस्टर्ड लिफाफा लाया। जनवी का नाम था। भेजने वाले में मेरा हाथ फिर कांपा, पर इस बार उम्मीद से नहीं, सावधानी से। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें जनवी ने लिखा था कि उसने थेरेपी शुरू की है, उसे समझ आ रहा है कि उसने क्या किया, और उसने माफ़ी मांगी। साथ में एक छोटी सी चीज़ थी, वही पुरानी सस्ती सी चेन जो उसने बचपन में मुझे मदर्स डे पर दी थी। मैंने उसे हाथ में लिया और बहुत देर तक देखा। मेरे अंदर दुख उठा, क्योंकि मैं जानती थी कि कभी एक समय था जब झनवी सच में मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बोलती थी। पर दुख के साथ एक और चीज़ भी थी,
सीमा। मैं अब अपने घाव पर फिर से वही पुराना हाथ नहीं रखने वाली थी जो मुझे बार बार काट चुका है। मैंने उस चेन को और पत्र को एक डिब्बे में रखा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि माफ़ी स्वीकार करना और दरवाज़ा फिर से खोलना दो अलग बातें हैं। और मैंने अपना दरवाज़ा अपनी शांति के लिए बंद रखना चुना। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बदलने लगी। मैंने सोसाइटी के सीनियर सिटीज़न ग्रुप में जाना शुरू किया। शनिवार को हम लोग साथ बैठकर चाय पीते, कोई भजन सुनता, कोई किताब पढ़ता, कोई बस बातें करता। मैंने भी एक दिन अपनी कहानी का छोटा सा हिस्सा बताया। पूरी फिल्म नहीं, बस सीख। सबने सिर हिलाया, जैसे वे अपने अपने घरों के सन्नाटे पहचानते हों। एक आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मीरा, तुमने सही किया। प्यार मांगकर नहीं मिलता और पैसा डरकर नहीं देना चाहिए। उस दिन मुझे समझ आया कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता। परिवार वो भी होता है जो आपका हाथ सही समय पर पकड़ ले। महीनों बाद एक शाम मैं बालकनी में बैठी थी। बारिश की हल्की से बूंदें गिर रही थीं। मैंने चाय की चुस्की ली और खुद से कहा, मीरा, अब तुम किसी से उम्मीद नहीं करती, इसीलिए टूटती नहीं। अब तुम किसी को ओटीपी नहीं देती, इसीलिए लुटती नहीं। अब तुम किसी के सबके सामने शर्मिंदा करने वाले जाल में नहीं फंसती, इसलिए बची रहती हो। और सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद को छोटा नहीं समझती, इसलिए कोई तुम्हें खरीद नहीं सकता। मेरी कहानी का अंत कोई फिल्मी गले मिलने वाला अंत नहीं है, पर यह एक मजबूत अंत है। अदालत ने सच देखा, मेरा पैसा सुरक्षित हुआ, मेरा नाम सुरक्षित हुआ, मेरी उम्र का सम्मान मेरे हाथ में वापस आया और जानवी, कुणाल, वे अपनी जिंदगी में चले गए जैसे वे सालों से गए हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उनके पीछे नहीं भाग रही, अब मैं अपनी तरफ लौट आई हूँ। अगर आप इस कहानी से एक चीज़ सीखें तो बस इतना याद रखें, किसी भी दबाव में साइन मत कीजिए, किसी को ओटीपी मत दीजिए और अपने नॉमिनी, वसीयत और बैंक सुरक्षा नियम आज ही अपडेट करिए। प्यार की परीक्षा दिल से होती है, बैंक से नहीं। और हाँ, आप कहाँ से सुन रहे हैं? कमेंट में अपना शहर लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और सच्ची, दिल छूने वाली कहानियाँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए।